फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आउटलुक ऑनलाइन क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है अर्थ एटमॉस्फेयर, इट्स कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। आज हम यहां पर अर्थ के एटमॉस्फेयर, उसके डिफरेंट लेयर्स, उसके फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एटमॉस्फेयर के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। अर्थ इज़ ए यूनिक प्लैनेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइफ। हम जानते हैं कि अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है क्योंकि यहीं पर लाइफ का प्रेजेंस है, यानी लाइफ केवल अर्थ पर ही पाई जाती है अभी तक ज्ञात सभी सेलेस्टियल बॉडीज़ में। एयर इज़ वन अमंग द नेसेसरी कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। और ये एयर ही है जो नेसेसरी कंडीशन या आवश्यक दशाएं उपलब्ध कराती है, प्रोवाइड कराती है लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए, लाइफ के अस्तित्व के लिए इस प्लेनेट पर। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेज एंड इट इनकम्पासेस द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड्स। एयर क्या होती है? एयर मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेज। एयर कई गैसों का मिक्सचर होती है और ये अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए है। द एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। और जो एयर अर्थ को चारों तरफ से जो घेरे हुए है, यानी कि अर्थ के चारों तरफ एक एनवेलप फॉर्म करती है एयर, और इस एनवेलप को ही एटमॉस्फेयर कहा जाता है। एटमॉस्फेयर इज द एयर सराउंडिंग द अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या है? एयर जो अर्थ को सराउंड करती है, अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए है जो एयर, वही एटमॉस्फेयर कहलाती है। एटमॉस्फेयर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज। एटमॉस्फेयर डिफरेंट गैसेज का मिक्सचर होती है, जैसा कि हमने पहले ही देखा। इट कंटेन्स लाइफ गिविंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स। तो ये क्या करती है, इसमें क्या होता है? इसमें लाइफ गिविंग लिविंग गैसेज होती हैं, लाइफ गिविंग गैसेज होती हैं, जैसे ऑक्सीजन ह्यूमन के लिए और एनिमल्स के लिए। हम जानते हैं कि ह्यूमन और एनिमल्स इसको ऑक्सीजन को यूज करते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए, जिससे उनको एनर्जी मिलती है। और ऑक्सीजन को प्राणवायु भी कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट्स, और ये प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कराती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन इंटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक करते हैं और इससे अपना भोजन बनाते हैं। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। इट एनवेलप्स द अर्थ ऑल राउंड। ये अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए है। एटमॉस्फेयर हमारा अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए है और ये ग्रेविटी के द्वारा इससे बंधा रहता है। हम जानते हैं कि एयर में मास होता है और मास के कारण इसमें वेट होता है, और वेट के कारण ये अर्थ की ग्रेविटी इसको पुल किए रहती है, इसको बांधे रहती है। It helps in stopping the ultraviolet rays harmful to the life and maintains the suitable temperature necessary for life. और एटमॉस्फेयर हमारा किस तरीके से यूज़फुल है? ये अल्ट्रावायलेट रेज जो लाइफ के लिए हार्मफुल है, मतलब प्लैनेट अर्थ पर लाइफ के लिए हार्मफुल गैस है, हार्मफुल रेज है अल्ट्रावायलेट रेज, उसको ये रोकती है अर्थ पर आने से, और मेंटेन सुइटेबल टेम्परेचर, और एक उचित तापमान जो है लाइफ के लिए जो ज़रूरी है उसको मेंटेन करती है। जनरली एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू अबाउट 1600 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो क्या होता है? सामान्यतया एटमॉस्फेयर अर्थ सरफेस से 1600 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है, या अर्थ सरफेस को यहाँ मान लें तो यहाँ से 1600 किलोमीटर तक हमारा एटमॉस्फेयर एक्सटेंड करता है। लेकिन इसका 99% जो मास होता है अर्थ एटमॉस्फेयर का, वो केवल 32 किलोमीटर तक ही अर्थ सरफेस से पाया जाता है। यानी अर्थ सरफेस से 32 किलोमीटर हाइट तक ही इसका 99% मास पाया जाता है। रिमेनिंग 1% वो 1600 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर का हमारे कंपोजिशन क्या है, ये किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है? सबसे पहले हमने देखा था कि एयर सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर का। और एयर किससे बनती है? डिफरेंट गैसेस से। तो डिफरेंट गैसेस
एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, या कह दें कि सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर का। इसके अलावा वाटर वेपर भी पाया जाता है और डस्ट पार्टिकल्स भी हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। ये कंपोजिशन स्टैटिक नहीं होता है, बल्कि टाइम और प्लेस के साथ साथ ये चेंज होता रहता है। और जो गैसेज के साथ वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल का जो मिक्सचर होता है वो टाइम और प्लेस के साथ साथ चेंज होता रहता है। टाइम का यहाँ मतलब सीजन्स के अनुसार, और प्लेस के मतलब लैटिट्यूड्स के अनुसार और हाइट के अनुसार ये कंपोजिशन चेंज होता रहता है। क्योंकि वाटर वेपर जो है वो 90 किलोमीटर तक ही पाया जाता है अर्थ सरफेस से। एटमॉस्फेयर की हाइट में 90 किलोमीटर हाइट तक ही पाया जाता है हमारा वाटर वेपर, और डस्ट पार्टिकल्स भी बहुत ही कम हाइट तक पाए जाते हैं। एटमॉस्फेयर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस। तो ये हम पहले ही जान चुके हैं कि एटमॉस्फेयर क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस का मिक्सचर है, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। अगर पोर्शन की बात करें कि सबसे ज़्यादा कौन सी गैस फॉर्म करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर का पोर्शन, तो वो दो मेन गैसेज नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, जो 99% फॉर्म करती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर का। और अदर जो गैसेज हैं यानी रेस्ट 1% वो आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन एक्सेट्रा इसमें पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम देख लें कि क्या क्या जो है कितनी मात्रा में पाया जाता है, किस किस क्वांटिटी में कौन सी गैसेज पाई जाती है। तो नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन 21% के अराउंड पाया जाता है, यहाँ पर 20% लिखा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज 0.03%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, इनर्ट गैसेज जैसे आर्गन, नियॉन ये सब पाए जाते हैं 0.97%, और वाटर वेपर 1% पाया जाता है। ये एवरेज है, इसका प्रोपोर्शन वेरी भी कर सकता है, क्योंकि जैसे जैसे हम लैटिट्यूड्स में ऊपर बढ़ते जाते हैं वाटर वेपर की मात्रा कम या ज़्यादा होती जाती है। जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर वाटर वेपर की मात्रा ज़्यादा होती है, और जहाँ पर ड्राई एरियाज़ हैं वहाँ पर वाटर वेपर की क्वांटिटी कम होती है। हम जानते हैं कि इक्वेटर में सबसे ज़्यादा बारिश होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल की वजह से, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है ये पोर्शन अर्थ का। इसको टॉरिड जोन कहा जाता है। तो यहाँ पर हीट की वजह से एयर गर्म होती है और वो ज़्यादा यहाँ पर इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन होता है, और एयर राइज होती है और वो ऊपर जाकर कंडेंस होती है, क्योंकि ऊपर जाने पर यानी अर्थ सरफेस से ऊपर जाने पर अल्टीट्यूड पर टेम्परेचर कम हो जाता है, और यहाँ पर जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाते हैं और कंडेंस होने की वजह से ये यहाँ पर रेनफॉल होती है। तो यहाँ पर मॉइस्चर सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि रेनफॉल होती है तो जो एटमॉस्फेयर में हमारे धूल कण वगैरह हैं वो धुल कर वापस अर्थ सरफेस पे आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर वाटर वेपर की मात्रा ज़्यादा होती है, और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनकी मात्रा यहाँ पर कम होती है। द पोर्शन ऑफ द गैसेज चेंज इन द हाइयर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। और जो पोर्शन है गैसेज का वो हाइयर लेयर जो एटमॉस्फेयर का है हमारे, वहाँ पर भी चेंज होते हैं। जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते जाते हैं वहाँ पर जो पोर्शन है गैसेज का वो भी चेंज होता रहता है, क्योंकि जो हमारा ऑक्सीजन है वो 120 किलोमीटर के बाद यानी अर्थ सरफेस से 120 किलोमीटर के बाद लगभग नेग्लिजिबल अमाउंट में, नेग्लिजिबल क्वांटिटी में पाया जाता है। यानी उस 120 किलोमीटर के बाद जो ऑक्सीजन है वो लगभग ना के बराबर पाया जाता है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इज फाउंड ओनली अप टू 90 किलोमीटर। इसी तरीके से जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर है वो केवल 90 किलोमीटर तक ही सीमित रहता है, यानी इससे ऊपर नहीं जाता है या इससे ऊपर नहीं पाया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी डिफरेंट गैसेज हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को फॉर्म करती हैं वो कौन कौन सी हैं और इसमें इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड इज मीटियोरोलॉजिकली ए वेरी इंपॉर्टेंट गैस। कार्बन डाइऑक्साइड
मौसमी दशाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड मीटियोरोलॉजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है। मीटियोरोलॉजी किसको कहते हैं? मौसम विज्ञान को मीटियोरोलॉजी कहते हैं, ये आप जानते होंगे। इट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इंसोलेशन। जो हमें सन से रेडिएशन प्राप्त होती है, द इंसोलेशन वी रिसीव फ्रॉम द सन, इट इज कॉल्ड इंसोलेशन। जो सन से सोलर रेडिएशन प्राप्त जो सन से रेडिएशन प्राप्त होती है अर्थ सरफेस पर, उसको इंसोलेशन कहा जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए ट्रांसपेरेंट होती है। लेकिन आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का मतलब यहाँ पर जब सन से रेडिएशन प्राप्त होता है अर्थ सरफेस पर, तो अर्थ ये शॉर्ट वेव्स में होता है, और अर्थ सरफेस पर जब ये प्राप्त होता है तो अर्थ हीट होती है, और लॉन्ग वेव्स में ये रेडिएट करती है हीट को, और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए यानी लॉन्ग वेव रेडिएशन के लिए वो एक ओपैक मीडियम की तरह काम करता है, यानी कि इसको बाहर नहीं जाने देता। इट एब्जॉर्ब्स अ पार्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का एक पार्ट एब्जॉर्ब कर लेती है और इसको वापस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर है तो वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेती है और इसको वापस अर्थ सरफेस पर भेजती है। इस तरीके से एक मूवमेंट साइक्लिक मूवमेंट होता है, और जिससे अर्थ पर एक हीट, जो अर्थ है उस पर हीट मेंटेन रहती है। अगर अर्थ में एटमॉस्फेयर ना होता तो हमें बहुत ज़्यादा हीट लगती, जब मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हम फील करते, बहुत ज़्यादा हीट महसूस होती हमें, और रात में ये बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती। दिन में बहुत ज़्यादा हीट और रात में बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती, तो लाइफ यहाँ पर पॉसिबल नहीं होती। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के साथ मिलकर एक सूटेबल हीट जो है वो मेंटेन करती है, तभी अर्थ सरफेस पर लाइफ पॉसिबल है। कार्बन डाइऑक्साइड इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल, काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीन हाउसेस क्या होते हैं। जो हमारे कोल्ड क्लाइमेट्स वाले रीजन होते हैं वहाँ पर ठंड की वजह से सब्जियां वगैरह नहीं उग पाती हैं, तो क्या किया जाता है, वहाँ पर एक कांच का ग्रीन हाउस बनाया जाता है जो कुछ हद तक कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ही काम करता है। वो इंसुलेशन के लिए तो ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए वो ओपैक मीडियम की तरह काम करता है, और इस ग्रीन हाउस के गैस के अंदर एक सूटेबल हीट मेंटेन होती है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स और वेजिटेबल्स वगैरह को ग्रो करने के लिए। तो इस तरीके से ग्रीन हाउस गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड ये इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है ग्रीन हाउस वाला, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड से होने वाले इस इफेक्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। व्हेन द वॉल्यूम ऑफ अदर गैसेज रिमेन्स कांस्टेंट, जबकि पहले से जो एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन रहा है उसमें अदर गैसेज का कंपोजिशन तो सेम रहा है, लेकिन फॉसिल फ्यूल्स इत्यादि बर्न करने की वजह से पिछले कुछ दशकों से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रपोर्शन बढ़ा है, जिसकी वजह से हीट ये इसने ज़्यादा एब्जॉर्ब किया है और वापस रेडिएट किया है अर्थ की तरफ, और ये इससे क्या हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है। तो मैंने बताया आपको कि सोलर रेडिएशन के लिए वो ट्रांसपेरेंट मीडिया की तरह काम करता है, और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए ओपेक मीडिया की तरह काम करता है। तो जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और इसको रिफ्लेक्ट करता है अर्थ सरफेस पर, जिसकी वजह से जो हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है, और इसी इफेक्ट को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम ओजोन गैस के बारे में जानेंगे। ओजोन गैस, इसका केमिकल जो फार्मूला होता है वो O3 होता है, यानी इसमें ऑक्सीजन के 3 एटम्स होते हैं। ओजोन इज अनदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर फाउंड मेनली बिटवीन 10 to 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। तो ये क्या है, एक महत्वपूर्ण संघटक है हमारे
अर्थ के एटमॉस्फेयर का, और ये अर्थ के ऊपर 10 से 50 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। और ये एक फ़िल्टर की तरह काम करता है, और अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आती हैं उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे अर्थ सरफेस पर पहुंचने से रोकता है। अमाउंट ऑफ ओजोन गैस इन द एटमॉस्फेयर इज़ वेरी लिटिल। जो ओजोन गैस का अमाउंट है या मात्रा है हमारे एटमॉस्फेयर में वो बहुत कम है, और ये स्ट्रेटोस्फीयर में ही पाई जाती है। और ये ओजोन गैस कहाँ पर पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। और इसकी सबसे ज़्यादा मात्रा कहाँ पर है? 20 टू 30 किलोमीटर के बीच, यानी 20 टू 30 किलोमीटर के बीच इसकी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी पाई जाती है। अब वाटर वेपर, गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर, गैसियस होना चाहिए यहाँ पर, सॉरी, गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड वाटर वेपर। तो वाटर का जो गैसियस फॉर्म होता है, यानी कि जब वो इवेपरेट होती है या वेपराइज होती है या ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो है गैसियस फॉर्म में वाटर चेंज होता है, तो उसको वाटर वेपर कहा जाता है, और ये जाकर एटमॉस्फेयर में मिल जाती है। इट इज़ सोर्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन। ये हर तरीके के प्रेसिपिटेशन के लिए क्या है? सोर्स का काम करता है। यही हर तरह की बारिश का स्रोत है। बारिश यानी वर्षण और वर्षा में अंतर ये है कि प्रेसिपिटेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो सॉलिड, लिक्विड या गैसियस फॉर्म में। हमारे वाटर वेपर का अर्थ पर वापस आना, और जो रेनफॉल होती है वो केवल लिक्विड फॉर्म में वाटर का अर्थ सरफेस पर आना रेनफॉल कहलाता है। प्रेसिपिटेशन के टाइप आप देखेंगे तो उसमें रेनफॉल भी आ जाता है, हेल स्टॉर्म, रेनफॉल, स्नोफॉल, और जो हमारा फॉग होता है, ये सब किसके हैं? प्रेसिपिटेशन के ही एग्जाम्पल हैं। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डिक्रीजेज विद द एल्टीट्यूड। वाटर वेपर का जो अमाउंट है वो अर्थ सरफेस से ऊंचाई बढ़ने पर उसकी मात्रा कम होती जाती है। वाटर वेपर की मात्रा अर्थ सरफेस से ऊंचाई पर बढ़ने पर कम हो जाती है, और ये इक्वेटर से पोल्स की तरफ भी कम होती जाती है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, इसलिए उतना ज़्यादा इवेपरेशन और ट्रांसपिरेशन नहीं होता है। कहाँ पर? पोल्स में। तो ये लैटिट्यूड्स बढ़ने के साथ साथ भी वाटर वेपर की मात्रा कम होती जाती है, और अल्टीट्यूड बढ़ने के साथ भी ये मात्रा कम होती जाती है। इट्स मैक्सिमम अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर कुड बी अप टू 4%। इसकी मैक्सिमम अमाउंट क्या हो सकती है? 4% हो सकती है, जो वार्म और वेट रीजन में, यानी कि जैसे इक्वेटोरियल रीजन में मैंने बताया आपको पहले, तो यहाँ पर ये 4% तक वार्म और वेट रीजन में हो सकती है। वाटर वेपर रीचेज इन द एटमॉस्फेयर थ्रू इवेपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। तो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में कैसे पहुँचता है? इवेपरेशन से। जो इवेपरेशन होता है वो किसी भी टेम्परेचर पर होता है, और ये एक सरफेस फिनोमिना है। यानी कि पानी की बाल्टी रखी है तो आप ऊपर से पानी क्या है? वेपर फॉर्म में चेंज होकर वो इवेपरेट हो जाएगा और वाटर वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और ये एटमॉस्फेयर में पहुंचेगा। और ट्रांसपिरेशन क्या होता है? जो प्लांट्स वाटर रिलीज करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्योंकि आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर वेपर और ऑक्सीजन वगैरह रिलीज करते हैं, तो ये वाटर वेपर क्या होता है? ये ट्रांसपिरेशन कहलाता है। ये प्रोसेस ट्रांसपिरेशन कहलाता है, जब प्लांट्स या एनिमल्स के थ्रू वाटर वेपर पहुंचता है हमारे एटमॉस्फेयर में। इवेपरेशन टेक्स प्लेस इन द ओशियन, सीज, रिवर, पॉन्ड्स एंड लेक्स। तो मैंने आपको बताया पहले ही कि इवेपरेशन क्या होता है, और ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द प्लांट्स, ट्रीज एंड लिविंग बींग्स। तो ये भी मैंने आपको बताया कि ट्रांसपिरेशन प्लांट्स, ट्रीज और लिविंग बींग से होता है। वाटर वेपर एब्जॉर्ब्स पार्ट ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। वाटर वेपर इनकमिंग सोलर रेडिएशन का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम द सन एंड प्रिजर्व्स द अर्थ रेडिएटेड हीट। और इस तरीके से क्या करता है? वो अर्थ का जो हीट होता है उसको प्रिजर्व करता है, ताकि एक सामान्य टेम्परेचर दिन और रात का बना रहे। दस इट एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट। इसलिए ये एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है, और अर्थ को ना तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होने देता है और ना ही बहुत ज़्यादा
गर्म होने देता है। वाटर वेपर आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी ऑफ द एयर। तो वाटर वेपर जो हमारे एयर की इनस्टेबिलिटी है और स्टेबिलिटी है उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब वाटर वेपर कम होता है तो एयर स्टेबल होती है, और वाटर वेपर ज़्यादा होता है तो एयर इनस्टेबल होती है। नेक्स्ट हमारा जो एटमॉस्फेयर का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है डस्ट पार्टिकल, उसके बारे में जानेंगे। तो डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं, लोअर लेयर में पाए जाते हैं। एटमॉस्फेयर के लोअर लेयर तक ही सीमित होते हैं डस्ट पार्टिकल, और दीज पार्टिकल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सैंड, स्मोक सूट्स, ओशियन सॉल्ट्स, ऐश और पॉलन ग्रेन्स। तो ये सैंड, स्मोक सूट, ओशियन सॉल्ट, ऐश और पॉलन ग्रेन के फॉर्म में पाए जाते हैं डस्ट पार्टिकल्स। Higher concentration of the dust particle is found in the subtropical and temperate regions due to dry winds in comparison to equatorial and polar regions। तो इनका सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पर पाया जाता है, कंसंट्रेशन, ये सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ड्राई विंड्स होती हैं। सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में ड्राई विंड्स होने की वजह से डस्ट पार्टिकल का कंसंट्रेशन हाई होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, और इक्वेटोरियल और पोलर रीजन्स में जो विंड्स होती हैं वो वेट होती हैं, इसलिए यहाँ पर डस्ट पार्टिकल का कंसंट्रेशन कम होता है। इक्वेटोरियल रीजन में वेट वेदर की वजह से, और पोलर रीजन में क्योंकि यहाँ पर जो विंड्स होती हैं वो सबसाइड करती हैं। विंड्स एटमॉस्फेयर से एयर एटमॉस्फेयर से नीचे की तरफ आती है, तो इस वजह से भी यहाँ पर डस्ट पार्टिकल कम पाया जाता है। डस्ट पार्टिकल्स हेल्प इन द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। डस्ट पार्टिकल वाटर वेपर के कंडेंसेशन में काम करती हैं, क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह काम करती हैं, जिसके आसपास वाटर वेपर जमा होकर वो ड्रॉपलेट्स फॉर्म करता है। ड्यूरिंग द कंडेंसेशन वाटर वेपर गेट कंडेंस इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स अराउंड दीज डस्ट पार्टिकल्स, दस क्लाउड्स आर फॉर्म्ड। और इसी तरीके से इन हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के आसपास वाटर वेपर के जमा होने से हमारा क्लाउड्स फॉर्म होता है। अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे एटमॉस्फेयर का कैसा होता है। तो एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइड किया जाता है। डाइवर्सिटी ऑफ टेम्परेचर एंड डेंसिटी, घनत्व और ताप में जो विभिन्नता होती है उसके कारण अर्थ के एटमॉस्फेयर को 5 लेयर में डिवाइड किया जाता है। और ये लेयर्स क्या हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो आप यहाँ पर चित्र में देखेंगे, जैसे अर्थ सरफेस से जो लगी हुई लेयर है उसको ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल कहा जाता है। ट्रोपोस्फियर के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर मीजोस्फियर, उसके ऊपर थर्मोस्फियर, उसके ऊपर एक्सोस्फियर होता है। अब इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर क्या है, ये लोअर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। तो ट्रोपोस्फियर हमारे एटमॉस्फेयर की लोअर मोस्ट लेयर है। हाइट इसकी 18 किलोमीटर से लेके 8 किलोमीटर तक होती है। 18 किलोमीटर ये इक्वेटर पर होती है, क्योंकि हीट की वजह से जो एयर करंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाइट तक जाती हैं, इसलिए यहाँ पर इसकी हाइट ज़्यादा होती है। क्योंकि पोल्स पर एयर सबसाइड होती है, इसलिए इनकी हाइट 8 किलोमीटर तक ही होती है। द थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर बिकॉज हीट ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाई स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। तो यही मैंने बताया कि हीट की वजह से कन्वेक्शनल करंट्स जनरेट होती हैं, जिसकी वजह से वो जो हमारा एयर है वो बहुत ऊपर तक जाता है। कन्वेक्शनल करंट्स बहुत ऊपर तक जाता है, जिसकी वजह से इसकी हाइट ज़्यादा होती है। ट्रोपोस्फियर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर। और ट्रोपोस्फियर चूँकि डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर हमारा ये कंटेन करते हैं, यानी इसमें पाए जाते हैं, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट लेयर है। किस लिहाज से, ये यहाँ पर वेदर चेंजेस इसी लेयर में होते हैं। जो हमारे वेदर फिनोमिना होता है वो इन्हीं डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर की ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल में उपस्थिति की वजह से जो वेदर चेंजेज हैं या वेदर फिनोमिना है वो केवल इसी लेयर तक ही सीमित है। एयर नेवर रिमेन्स स्टैटिक इन दिस लेयर। एयर इस लेयर में कभी भी स्टैटिक या स्थिर नहीं रहती है, वो हमेशा मूवमेंट में रहती है। इसीलिए इसको चेंजिंग स्फीयर या ट्रोपोस्फियर कहा जाता है, यानी कि क्षोभ मंडल। क्षोभ का मतलब चेंजिंग से है।
अब हम जानेंगे नॉर्मल लैप्स रेट और ट्रोपोपॉज के बारे में। तो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्या होता है? इन्वायरमेंटल टेम्परेचर वो एटमॉस्फेयर में हाइट इंक्रीज होने से, यानी अर्थ सरफेस से ऊपर जाने पर टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है? हम जानते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से हीट उसमें जनरेट उत्पन्न होती है, यानी कि वो जो एटमॉस्फेयर है हमारा वो सोलर रेडिएशन से नहीं बल्कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से हीट होती है। यही कारण है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि एयर यहाँ पर कांटेक्ट होती है और कांटेक्ट में रहती है अर्थ सरफेस के। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं ये हीट यानी टेम्परेचर हीट कम होती जाती है, यानी हीट का ट्रांसफ़र कम होता जाता है और इसीलिए टेम्परेचर डाउन रहता है। और ये डिक्रीज एक नियत दर पर होती है जिसको नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। और ये नॉर्मल लैप्स रेट क्या है? 165 मीटर जब हम ऊपर जाते हैं अर्थ सरफेस से तो 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान कम हो जाता है। इसी को ही नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है या सामान्य ह्रास दर कहा जाता है। अब ट्रोपोपॉज जानेंगे। ट्रोपोपॉज क्या होता है? जोन सेपरेटिंग द ट्रोपोस्फियर फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फियर इज नोन एज ट्रोपोपॉज। और वो जोन जो ट्रोपोस्फियर को स्ट्रेटोस्फियर से अलग करता है वो ट्रोपोपॉज कहलाता है। हम जानते हैं कि जहाँ पर हमारा ट्रोपोस्फियर ख़त्म होता है उसके बाद से स्ट्रेटोस्फियर शुरू होता है। यहाँ पर एक जोन ऑफ सेपरेशन आता है, उसको कहते हैं ट्रोपोपॉज। एयर टेम्परेचर एट द ट्रोपोपॉज इज अबाउट -80 डिग्री सेल्सियस ओवर द इक्वेटर एंड 45 डिग्री सेल्सियस ओवर द पोल्स। हम जानते हैं कि जो हमारा अर्थ के एटमॉस्फेयर या ट्रोपोपॉज की हाइट है, सॉरी, अर्थ जो एटमॉस्फेयर में ट्रोपोपॉज लेयर की हाइट है वो इक्वेटर पर ज़्यादा होती है और पोल्स पर कम होती है। यही कारण है कि टेम्परेचर डिक्रीज वो इक्वेटर पर ज़्यादा होता है, यानी कि ज़्यादा हाइट पर जाएंगे तो इस नॉर्मल लैप्स रेट की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाएगा। और पोल्स, क्योंकि उसकी हाइट अर्थ सरफेस से पोल्स पर ट्रोपोस्फियर की हाइट कम होती है। यही कारण है कि यहाँ पर टेम्परेचर भी डिक्रीज कम होता है। तो यहाँ पर पोल्स पर -45 डिग्री सेल्सियस होता है और ट्रोपोपॉज पर जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है वो -80 डिग्री सेल्सियस तक होता है। टेम्परेचर हियर इज नियरली कांस्टेंट। और उसके बाद जो हमारा ट्रोपोपॉज आता है वहाँ पर ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यानी कि हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर में ज़्यादा चेंज नहीं आता, इसीलिए इसे ट्रोपोपॉज कहा जाता है। यानी कि जो क्षोभ वाली स्थिति है, जो चेंजिंग वाली स्थिति है वो यहाँ पर रुक जाती है, इसीलिए इसे ट्रोपोपॉज कहा जाता है। अब देखते हैं हमारे एटमॉस्फेयर की नेक्स्ट लेयर जिसे स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, और ये ट्रोपोपॉज के बाद शुरू होती है। यानी ट्रोपोस्फियर और ट्रोपोपॉज के बाद स्ट्रेटोस्फियर शुरू होता है जिसे समतापमंडल कहते हैं। और ये 50 किलोमीटर तक हाइट होती है। हमने देखा कि हमारा जो ट्रोपोस्फियर है उसकी एवरेज हाइट 15 किलोमीटर है, यानी पोल्स और इक्वेटर को एवरेज निकालेंगे तो उसके बाद 50 किलोमीटर तक 50 किलोमीटर तक हमारा स्ट्रेटोस्फियर पाया जाता है। और यहाँ पर कुछ हाइट तक जो हमारे स्ट्रेटोस्फियर का लोअर लेयर है उसमें कुछ हाइट तक जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है और ये हाइट 20 किलोमीटर तक है। आफ्टर दिस द टेम्परेचर इंक्रीजेज स्लोली विथ इंक्रीज इन द हाइट। इसके बाद क्या होता है कि टेम्परेचर धीरे धीरे हाइट बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। टेम्परेचर इंक्रीजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओजोन गैस इन द अपर पार्ट ऑफ दिस लेयर। और टेम्परेचर इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि यहीं पर ओजोन गैस पाई जाती है जो इंसोलेशन को या इनकमिंग सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है या उसके अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है। इसकी वजह से यहाँ पर हीट ज़्यादा होती है। वेदर रिलेटेड इंसिडेंट डू नॉट टेक प्लेस इन दिस लेयर। चूँकि वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं या नेग्लिजिबल अमाउंट में पाए जाते हैं, यही कारण है कि यहाँ पर वेदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। और यहाँ पर एयर जो है वो वर्टिकली नहीं बहती है बल्कि हॉरिजॉन्टली ब्लो करती है, जिसकी वजह से ये आइडियल कंडीशन प्रोवाइड कराती है एयरक्राफ्ट वगैरह के फ्लाइंग के लिए। एयरक्राफ्ट वगैरह को फ्लाई करने के लिए यहाँ पर
आइडियल कंडीशन पाई जाती है। अपर लिमिट ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर इज नोन एज स्ट्रेटोपॉज। तो हमारे स्ट्रेटोस्फीयर का जो अपर लिमिट है उसको स्ट्रेटोपॉज कहा जाता है। वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर इज दैट इट कंटेन्स लेयर ऑफ ओजोन गैस। तो स्ट्रेटोस्फीयर का एक इम्पॉर्टेंट जो फीचर है वो क्या है कि यहाँ पर ओजोन गैस पाई जाती है। रिलेटिव थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन डॉप्सन यूनिट। तो ओजोन लेयर की जो मोटाई है उसको नापने की इकाई डॉप्सन यूनिट है। इट इज़ मेनली फाउंड इन द लोअर पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर, और ये स्ट्रेटोस्फीयर के लोअर पोर्शन में पाया जाता है। तो ओजोन गैस स्ट्रेटोस्फीयर के लोअर पोर्शन में पाया जाता है, और ये सबसे ज़्यादा इसकी जो डेंसिटी होती है वो 20 to 30 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस होती है। यानी अर्थ सरफेस से 20 से 30 किलोमीटर ऊंचाई पर इसका कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इट कंटेन्स अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इन रिलेशन टू अदर पार्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर 20 से 30 किलोमीटर के बीच जो है सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन ओजोन लेयर का पाया जाता है। वैसे हमने देखा कि वो 10 से 50 किलोमीटर तक के जो हाइट अर्थ सरफेस से हाइट है वहाँ पर ये पाया जाता है, लेकिन ये 20 से 30 किलोमीटर पे इसका कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। इन दिस रीजन द स्ट्रेटोस्फीयर दैट एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द सन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। और ये वही रीजन है स्ट्रेटोस्फीयर का, यानी ये स्ट्रेटोस्फीयर का वही रीजन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट रेज एब्जॉर्ब होती हैं थ्रू ओजोन। अब नेक्स्ट हमारा जो लेयर आती है स्ट्रेटोस्फीयर या स्ट्रेटोपॉज के बाद, वो आती है थर्ड लेयर जिसे मेसोस्फीयर कहा जाता है, और ये 50 किलोमीटर के बाद 80 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। यानी अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक जो लेयर होती है उसे मेसोस्फीयर कहा जाता है। इन दिस लेयर द टेम्परेचर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड। और इस लेयर में क्या होता है कि टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है हाइट बढ़ने के साथ साथ, अल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है, और ये -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जो हमारे मेसोस्फीयर की अपर लिमिट है 80 किलोमीटर, वहाँ पर क्या होता है टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस। मिटियोर्स और फॉलिंग स्टार्स अकर इन दिस लेयर। तो जो हमारे फॉलिंग स्टार वाला फिनोमेना होता है, जो एक स्ट्रीक दिखाई देती है लाइट की, वो इसी लेयर में होता है, क्योंकि यहाँ पर जो मिटियोर्स वगैरह हैं वो कम्प्लीटली बर्न हो जाते हैं। तो यही कारण है कि वो एक स्ट्रीक ऑफ लाइट दिखाई देती है, और ये फिनोमेना इसी लेयर में होता है। अपर लिमिट ऑफ द मेसोस्फीयर इज नोन एज मेसोपॉज। और जो अपर लिमिट होता है यानी कि मेसोस्फीयर का जो अपर लिमिट है उसको मेसोपॉज कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा थर्मोस्फीयर। दिस लेयर इज लोकेटेड बिटवीन 80 टू 400 किलोमीटर। ये लेयर 80 टू 400 किलोमीटर के बीच पाई जाती है मेसोस्फीयर के ऊपर, यानी अर्थ सरफेस से 80 टू 400 किलोमीटर हाइट तक थर्मोस्फीयर पाया जाता है। इट कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिन्हें आयंस कहते हैं। हेंस इट इज़ नोन एज द आयनोस्फीयर, और इसीलिए इसे आयनोस्फीयर भी कहा जाता है। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। और जो रेडियो वेव्स हमारी ट्रांसमिट होती हैं वो इस लेयर के द्वारा रिफ्लेक्ट कर दी जाती हैं वापस अर्थ पर, और इसी कारण से जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है वो पॉसिबल हो पाई है। टेम्परेचर हियर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग विथ हाइट। और यहाँ पर टेम्परेचर हाइट इंक्रीज होने के साथ साथ बढ़ता है। टेम्परेचर हाइट इंक्रीज होने के साथ साथ इंक्रीज होता है। नेक्स्ट हमारा जो लेयर है उसे एक्सोस्फीयर कहते हैं। ये एटमॉस्फेयर की अपर मोस्ट लेयर है, और ये थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर के ऊपर पाई जाती है। गैसेज आर वेरी स्पार्स इन द स्फीयर ड्यू टू लैक ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर अर्थ की ग्रेविटी जो है बहुत कम हो जाती है, इसीलिए गैसेज जो है वो बहुत ही विरल होती हैं या रेयर होती हैं। देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ द एयर इज़ वेरी लेस ईयर। इसी वजह से डेंसिटी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम होती है एयर की। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।